विश्व में भारतीय संस्कृति की एक अलग पहचान है। ये देश अनेकता में एकता लिए हुए विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल है। यहां रहने वाली विभिन्न जातियों की तरह जनजातियों की संस्कृति भी इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जनजाति शब्द से हमारी कल्पना में एक ऐसी संस्कृति उभर कर आती है जो वैज्ञानिक प्रगति से दूर वर्तमान समय की व्यवहार शैली और विकसित भौतिक जीवन से अलग शांति और एकांत में प्रकृति की गोद में निवास करती है। यूं तो हमारे देश में अनेकों जनजातियां पाई जाती हैं, परंतु अपनी विशेष पहचान के लिए उत्तरांचल तराई की एक अनोखी जनजाति है थारू। यह जनजाति उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से करीब 25 किलोमीटर उत्तर में नवसृजित राज्य उत्तरांचल के तराई में स्थित ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा और सितारगंज क्षेत्र के एक विस्तृत और लंबे भूभाग में निवास करती है। थारुओं की कुछ आबादी उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा, बहराइच, लखीमपुर के चंदन चौकी तथा गोरखपुर जिले के कुछ हिस्सों में भी निवास करती है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या लगभग 6 करोड़ 85 लाख से अधिक थी। सरकार ने वर्ष 1967 में उत्तर भारत की अन्य 4 जनजातियों की तरह थारू जनजाति को भी जनजाति का दर्जा दिया। वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार जनपद ऊधम सिंह नगर में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 52,934 थी। इसमें पुरुष 27,814 तथा महिलाएं 25,120 थीं। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार जनपद में जनजातियों की कुल जनसंख्या 73,998 थी। इसमें पुरुषों की संख्या 37,539 तथा महिलाओं की संख्या 36,449 थी। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 86,327 थी, जिसमें पुरुषों की संख्या 44,311 और महिलाओं की संख्या 42,016 थी। 1991 की जनगणना के अनुसार उत्तरांचल के थारू बाहुल्य खटीमा तहसील में थारू अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 40,150 थी, जिसमें पुरुषों की संख्या 20,502 तथा महिलाओं की संख्या 19,648 थी। जबकि थारू बाहुल्य सितारगंज तहसील में थारुओं की कुल जनसंख्या 25,921 थी, जिसमें पुरुषों की संख्या 13,420 तथा महिलाओं की संख्या 12,501 थी। दोनों ही तहसीलों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 66,071 थी। थारू मूलतः मंगोल प्रजाति के माने जाते हैं। आमतौर पर थारू पुरुषों का कद मध्यम, चेहरा चौड़ा, सिर गोल, नाक सामान्य, आंखें छोटी, शरीर का रंग गेहुआ, भूरा और कहीं कहीं सांवला भी देखने को मिल जाता है। इनके बालों का रंग काला तथा भौहें हल्की होती हैं। पुरुष दाढ़ी रखने के कम शौकीन होते हैं, इसीलिए ज्यादातर पुरुषों के चेहरे दाढ़ी विहीन देखने को मिलते हैं। स्त्रियों की बनावट भी लगभग पुरुषों की तरह ही होती है। थारुओं में विशेष रूप से 3 वर्ग पाए जाते हैं: कठोरिया थारू, डंगोरिया थारू तथा राणा थारू। जबकि इनकी उपजातियों में डंगरा, जोगी, सौसा, थुमका, गडोरा आदि पाई जाती हैं। राणा थारू स्वयं को उच्च श्रेणी के मानते हैं। उत्तरांचल राज्य में राणा थारुओं की संख्या अधिक है। वीर राजपूत महाराणा प्रताप के वंशज तथा सिसोदिया कुल की उपज मानने वाले थारुओं की उत्पत्ति के विषय में अनेक तरह की मान्यताएं तथा लोकमत प्रचलित हैं। उत्तरांचल के थारुओं की मान्यता है कि राजपूतों की पराजय के बाद मुस्लिम शासकों के अत्याचार और दमन से बचते हुए
राजस्थान से 12 राणा राजपूत अपने परिवारों के साथ यहाँ तराई क्षेत्र में आए और वे यहीं बस गए। आगे चलकर इनसे जो संतानें हुई वे थारू कहलाईं। जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार राजपूतों की पराजय के कारण कुछ राजपूत कुलीन स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा तथा सुरक्षित स्थान की तलाश में अपने कुछ विश्वास पात्र सेवकों के साथ पलायन कर तराई के इन जंगलों में आकर बस गईं। आगे चलकर इनकी कन्याओं से जो संतानें उत्पन्न हुई वे ही थारू के नाम से जानी गईं। हम लोग अपने आप को राणा प्रताप के वंशज मानते हैं। हमारी उत्पत्ति के संबंध में दो तरह के मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लड़ाई के समय में जब सारे राजपूत मारे गए तो राजपूत स्त्रियां अपने नौकरों के साथ अपनी जान बचा के या इज्जत बचा के कहिए इस क्षेत्र में, तराई के क्षेत्र में चली आईं। जब वो यहाँ के चले आईं, एक समूह में वो लोग रहने लगे और जब रहने लगे उन्होंने यहाँ शादियाँ कर लीं और शादी करने के बाद में उनसे जो बच्चे हुए तो वो लोग हम हैं। कुछ लोगों का मानना है। और कुछ लोगों का मानना ये है कि सारे राजपूत नहीं मारे गए, कुछ लोग बच गए। जो कुछ लोग बचे उनके साथ कुछ स्त्रियां भी बच गईं, वो इस क्षेत्र में चले आए और जब चले आए यहाँ आके उन्होंने एक संग रहना शुरू करा और शादियाँ की आपस में। जब शादियों के बाद में विस्तार हुआ जनसंख्या का और वो लोग हम हैं। एक मान्यता ये भी है कि तराई में रहने वाले इन आदिवासियों को बाहर के लोग तारू के नाम से पुकारने लगे थे। बाद में यही तारू शब्द धीरे धीरे बिगड़कर थारू के रूप में परिवर्तित हो गया। एक मान्यता ये भी है कि थार अर्थात मरुस्थल के मूल निवासी होने के कारण ये लोग थारू कहलाए। नीड़ का निर्माण प्रत्येक जीव का जन्मसिद्ध अधिकार है। जहां वो रहता है उस स्थान को सदैव सुंदर, स्वच्छ तथा आकर्षक बनाए रखना चाहता है। प्रत्येक जनजातियों में गृह निर्माण शैली तथा उसकी योजनाओं का अपना अलग महत्व है। पहले थारू अपने मकान घास फूस, बांस तथा लकड़ियों से बनाया करते थे, मगर विकास की दिशा को अग्रसर होते थारुओं के मकान कच्ची मिट्टी की दीवारों, लकड़ियों तथा पक्के खपरेलों की छतों के साथ साथ अब धीरे धीरे पक्के मकानों में तब्दील होने लगे हैं। मूलतः शांतिप्रिय और सरल स्वभाव वाले इन जनजातियों के मकान देखने में साफ सुथरे और सुंदर होते हैं। मकान के बाहर एक बड़ा सा आंगन होता है जिसे थारू स्त्रियां झाड़ बुहार कर साफ सुथरा रखती हैं। रसोई घर आंगन के साथ ही देखने को मिलता है। ये लोग पशुओं को पालने के शौकीन होते हैं। इन पशुओं से जहां एक और ये कृषि संबंधी काम लेते हैं, वहीं इनसे प्राप्त दूध इनके पीने के काम आता है तथा बचा हुआ अतिरिक्त भाग बेचकर ये धन भी कमाते हैं। थारू स्त्रियां मिट्टी की मोटी लेप लगाकर उंगलियों से दीवारों पर तरह तरह के पशु पक्षियों की आकृतियां चित्रण करती हैं। ईंधन के रूप में यद्यपि आज भी ये लोग सूखी लकड़ियों, कंडों, घास फूस का प्रयोग करते हैं, मगर थारुओं के अनेक घरों में आजकल ईंधन की आधुनिक व्यवस्था भी देखने को मिल रही है। छोटे छोटे परिवार में सिमटते वर्तमान आधुनिक परिवेश में आज भी थारुओं में कई जगह संयुक्त परिवार की प्रथा देखने को मिलती है। इनका पारिवारिक जीवन सुखी होता है। स्त्री पुरुष सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हुए मिलजुल कर रहते हैं। पुरुषों के ऊपर खेतीबाड़ी से लेकर घर तथा बाहर की ज्यादातर जिम्मेदारियां होती हैं, जबकि स्त्रियों पर घर के सारे कामकाज के साथ साथ बच्चों के लालन पालन के अतिरिक्त खेत के कामकाज तक निपटाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। थारू स्त्रियां बहुत मेहनती होती हैं। वे पारिवारिक तथा सामाजिक जिम्मेदारियों का बेहद सफलता से निर्वाह करती हैं। आमतौर पर स्त्रियां पर्दा नहीं करती हैं। इस समाज में स्त्रियों को आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। महिलाओं का उत्पीड़न अन्य समाज की तुलना में यहाँ कम है। परिवार के समस्त निर्णयों में थारू स्त्रियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। पहले एक थारू परिवार में 6-7 बच्चे तक पैदा होते थे, परंतु सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम से प्रभावित होकर तथा नियोजित परिवार की वर्तमान जरूरत को ध्यान में रखते हुए अब एक परिवार में अधिक से अधिक 2 या 3 बच्चे ही होते हैं। आज थारू स्त्रियों में अपने अधिकार तथा कर्तव्यों के प्रति पर्याप्त जागरूकता है।
अधिकांश थारू स्त्रियां शिक्षा को बेहद जरूरी मानती हैं। मैंने 83 में ग्रेजुएशन किया। उस समय कोई ग्रेजुएट महिला नहीं थी। मैं प्रथम ग्रेजुएट महिला हूँ। और लेकिन अब धीरे धीरे ये शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है और अब थोड़ा सही स्थिति हो रही है, मगर गरीबी की वजह से भी शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। और सरकार से जो शिक्षा है हमारे यहाँ महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए कहिए तो एक ATS है। अब हमारे खटीमा ब्लॉक की जो पॉपुलेशन है 40,000 है। ये पॉपुलेशन के लिए मात्र एक स्कूल का होना महिलाओं के लिए वो ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। और वहाँ स्ट्रेंथ स्कूल की कुल 105 है, तो उसके लिए हम नगण्य मानेंगे। यदि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का सरकार रुचि रखती है प्रति, तो वो और स्कूल खोले। पहले थारुओं में शिक्षा को लेकर कोई विशेष रुचि नहीं थी, परंतु अब बच्चों की शिक्षा को लेकर अभिभावक जागरूक होने लगे हैं। पढ़ाई लिखाई जरूरी है, दूर दूर स्कूल है ना बच्चों को। अब उन पर एडमिशन कराने के जाते हैं, अब बच्चों को छोड़ आते हैं तो भाग पड़ते हैं। अब होने छोटे छोटे बच्चे कहाँ वहाँ पर बिना माँ बाप के रह पाएं, कहीं रुद्रपुर, कहीं काशीपुर, कहीं कहीं, तो जो परेशानी है। अब झोने झोने स्कूल हैं, जैसे रतनपुर है, फुलई झनकट है, तो वहाँ पर ये मास्टर लोग कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे गांव के बच्चों को भर्ती नहीं करेंगे। वर्ष 1991 के आंकड़ों के अनुसार उत्तरांचल के थारू बाहुल सितारगंज क्षेत्र में पुरुषों की साक्षरता दर 52.9% तथा स्त्रियों की साक्षरता दर 22.3% थी, जबकि खटीमा क्षेत्र में पुरुषों की साक्षरता दर 68.3% तथा स्त्रियों की 37.7% रही। सरकारी तथा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों से थारू बालक बालिकाएं तो लाभान्वित हो ही रहे हैं, साथ ही साथ युवक युवतियां भी यहाँ शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। थारू आपसी बोलचाल के लिए थारूबाटी जबान का इस्तेमाल करते हैं। ये जबान हिंदी की ब्रजबोली से मिलती जुलती है। शिक्षा के बढ़ते प्रचार प्रसार तथा सभी प्रकार की जरूरतों के लिए संपर्क भाषा के रूप में ये लोग अब हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। पहाड़ की तलहटियों तथा जंगलों के आसपास रहने वाले थारू मछलियों के शिकार के बेहद शौकीन होते हैं। ये लोग नदियों, तालाबों तथा बांधों से मछलियां पकड़ते हैं। इसके लिए परंपरागत स्वनिर्मित जालों के साथ साथ अब आधुनिक जालों का भी प्रयोग होने लगा है। स्थानीय बाजारों में इनके लिए मछलियां आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। मछली और चावल इनका प्रिय भोजन है, जबकि मांस, रोटी तथा कई तरह की दालें, मौसमी सब्जियां, फलियां, साग आदि भी ये लोग खूब शौक से खाते हैं। भोजन चौके के बाहर परोसा जाता है। परंपरागत रूप से पहले परिवार के पुरुष खाना खाते हैं, उसके उपरांत महिलाएं खाती हैं। एकाकी परिवारों में अब स्त्री पुरुष साथ साथ भी खाने लगे हैं। घरों के भीतर साल भर का अनाज सुरक्षित रखने के लिए थारू स्त्रियां मिट्टी के छोटे तथा बड़े पात्र बनाती हैं। इनमें छोटे पात्र को कुठिया तथा बड़े पात्र को कुठला कहा जाता है। ये लोग तंबाकू पीने के बहुत शौकीन होते हैं। परंपरागत हुक्के की जगह अब ये शौक सिगरेट तथा बीड़ी से पूरी करने लगे हैं। समाज में जीवन यापन के लिए व्यवहारिक रूप से वेशभूषा की आवश्यकता होती है। पहले थारू स्त्रियां परंपरागत रूप से कमर के नीचे लहंगा, ऊपर अंगिया तथा सिर पर ओढ़नी पहनती थीं, जबकि बुजुर्ग महिलाएं लहंगे के ऊपर कुर्तिया तथा फुतई पहनती थीं। आभूषणों में पैरों में बंकड़ा, गले में हंसुलियां, हाथों में खड़ुआ, पौची तथा घूंघट पहनती थी। बाजूबंद में संकरी, पुंज, कुठला का प्रयोग करती थीं। जबकि पुरुष पहले धोती कुर्ता, चूड़ीदार पैजामा तथा छेकलिया झोला पहनते थे। प्रगति की दिशा में विकसित होते थारुओं की वेशभूषा भी बदलते परिवेश में धीरे धीरे परिवर्तित होते गए। आम जीवन में अब लहंगा तथा अंगिया का स्थान सूती धोती और ब्लाउज ने ले लिया है। सामान्य हिंदू महिलाओं की तरह ये अब साड़ी ब्लाउज पहनने लगी हैं। इस समय जो सब लोग पहनते हैं वही पहनते हैं, जैसे मंगलसूत्र हो गया, कान के झुमके हो, टॉप्स, जिसके पास जैसा है, और पायजेब पैरों में। कुंवारी लड़कियां भी अब अपने परंपरागत वेशभूषा से हटकर सलवार कुर्ता के साथ साथ
हल्के फुल्के आभूषण तथा सौंदर्य सज्जा का प्रयोग करने लगी हैं। थारू स्त्रियों में कहीं कहीं अब भी गोदना की प्राचीन परंपरा देखने को मिल जाती है। पुरुषों में आज भी यद्यपि पैजामा कमीज का प्रचलन पाया जाता है, परंतु अब थारू समाज में अधिकतर पुरुष पैंट कमीज पहनने लगे हैं। विकसित समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने तथा आधुनिकता के प्रति बढ़ती ललक के कारण थारू स्त्री पुरुषों में नए जमाने के प्रचलित परिधानों के प्रति रुचि तेजी से बढ़ती जा रही है। किसी भी समुदाय को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का विश्वसनीय आधार उस समाज का धर्म होता है। स्वयं को सनातन धर्मी राजपूत मानने वाले थारू सर्वदेववाद के अनुयायी हैं। इनमें शिव पार्वती तथा हनुमान जी की पूजा अधिकतर पाई जाती है। साथ ही साथ व्रत रखने की परंपरा भी देखने को मिलती है। इनके जनजाति देवी देवताओं में बूढ़े बाबू, पर्वतिया, नगराई, मुडेरो, गीसर, पूर्वी, बैसुंदर तथा भूमसेन आदि की पूजा की जाती है। वृक्षों में पीपल तथा केले के पूजन की परंपरा है, जबकि पशुओं में गाय का पूजन किया जाता है। इनमें मंदिरों के प्रवेश पर किसी भी तरह की कोई मनाही नहीं है। उत्तरांचल के तराई में रहने वाले अधिकांश थारुओं के पास अपनी पुश्तैनी जमीनें हैं। इनकी आय का मुख्य स्रोत कृषि है। इस आदिवासी जनजातीय समाज में पहले परंपरागत तथा पुराने ढंग से खेती की जाती थी, लेकिन प्राचीन पद्धति की कृषि की वजह से इस कार्य में ये पूरी तरह से लाभान्वित नहीं हो पाते थे। परंतु अब ये लोग खेती के वैज्ञानिक तरीकों से धीरे धीरे परिचित होने लगे हैं। सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध कराने के कारण कृषकों को कृषि उपकरणों के साथ साथ अन्य तरह की कृषि सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। कृषि इनका मुख्य पेशा है, यही इनके जीविकोपार्जन का साधन है। ये कृषि के जो इनके पास उपकरण नहीं हुआ करते थे, सिंचाई की इनके पास व्यवस्था नहीं होती थी, और ये पीने के लिए स्वच्छ पेयजल इनको उपलब्ध नहीं होता था। आज जो है हमारी सरकार, हमारा जो प्रशासन है, हमारे प्रोजेक्ट है, इनके ये तमाम समस्याओं को मद्देनज़र रख करके इनके लिए कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत जैसे उन्नतशील बीज, खाद, दवा, क्योंकि एक गरीब कृषक इसको समय पर उपलब्ध नहीं कर पाता, अपने निजी संसाधनों से वो खरीद नहीं पाता है। इस वजह से ये जैसे किसी से लोन ले लेते हैं, मैं गांव में किसी महाजन से उससे ले लेते तो उनको वो फसल उसमें उसके मुंह मांगे उस पर उसे देनी पड़ती है, जिससे इनको पूरा मूल्य उसका फसल का नहीं मिल पाता था। तो इसको ध्यान में रखते हुए ताकि ये इस तरह के उसमें न पड़े और अपने जो फसल है इनकी जो उत्पादन ये करते हैं उसको जब भी वो अपने सही दामों पर बाज़ार में बेच सकें, इसके लिए हमारे प्रोजेक्ट से इनके लिए उन्नतशील बीज, खाद, दवा एवं उर्वरक कीटनाशक दवा अनुदान के रूप में दी जाती है। सरकार ने खेतों की सिंचाई के लिए नहरों तथा नलकूपों की इस क्षेत्र में पर्याप्त व्यवस्था की है, ताकि मौसमी बरसात की निर्भरता से हटकर इन्हें आवश्यकता के अनुरूप सिंचाई योग्य पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। सिंचाई के अंतर्गत पंप सेटों का वितरण हम लोग करते हैं और स्टेट ट्यूबवेल इनके गांव में लगाए गए हैं ताकि इनको समय पर पानी मिल सके। यदि सूखा पड़ता तो वो अपने इन साधनों के माध्यम से वो अपने खेतों को पर्याप्त सिंचाई प्रदान कर सकें। स्व प्रयत्नों तथा सरकारी सहायता से लाभान्वित थारू समाज
अब अपनी परंपरागत खेती से हटकर कृषि के आधुनिक उपकरणों से संपन्न अपना कृषि कार्य कर रहे हैं। थारू लोग अभी भी अधिकतर जो गरीब परिवार हैं उनके पास इन आधुनिक यंत्र जो चल रहे हैं उनको खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। तो ये यंत्र उपलब्ध हों, इनके पास हों, और अपने इसके लिए भी हमारे यहाँ से अनुदान दिया जाता है। ये इसमें सरकार की एक पॉलिसी है, यदि थारू जनजाति या जनजाति के आदमी जो छोटी स्कीम है उसको अगर अपने निजी स्रोत से कुछ अंश अपने वो वहन कर सके तो जो अनुदान की धनराशि है उसे उसके वो निजी स्रोत से अपने धनराशि वहन करने के पश्चात उसे अनुदान की धनराशि दी जा सकती, और वो सीधा जा करके जहाँ से भी उसकी इच्छा होती है खरीदने की, जहाँ उसे सस्ता पड़े वहाँ से वो खरीद करके वो कृषि यंत्रों को अपने कृषि कार्यक्रम में उसका प्रयोग कर लेता है। सरकार इनके अनाज विक्रय की समस्या को ध्यान में रखते हुए इनके क्षेत्रों में प्रतिवर्ष अलग अलग समय गेहूं तथा धान के खरीद केंद्रों की व्यवस्था करती है। बसंत के आगमन से पुलकित होकर जिस प्रकार प्रकृति अपने नव श्रृंगार में मदमस्त हो उठती है, उसी प्रकार व्यक्ति का मन मयूर भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य से नाच उठता है। हमारे देश में बसंत कई तरह के खुशनुमा महोत्सवों और त्योहारों को अपने साथ लेकर आता है। उनमें से एक त्योहार है होली। लोगों के घरों में होली गायन तथा नृत्य का कार्यक्रम शुरू हो जाता है, जिसमें इस समाज के बच्चे, बूढ़े, जवान तथा महिलाएं सभी बेहद उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। होली थारुओं का सबसे लोकप्रिय उत्सव है। इस उत्सव को मनाने के लिए ये लोग न केवल उत्सुक रहते हैं, बल्कि 15-20 दिन पहले से ही ये लोग जोर शोर से इसकी तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। थारू स्त्री एवं पुरुष अपने परंपरागत वाद्य यंत्रों की थाप पर नाचना शुरू करते हैं। स्त्रियों में तो नृत्य के लिए प्रयोग होने वाली वेशभूषा के प्रति रुचि देखने को मिल जाती है, मगर पुरुष आधुनिक कपड़ों के साथ परंपरागत वेशभूषा का अब केवल प्रतीकात्मक रूप से ही प्रयोग कर रहे हैं। लंबी प्रतीक्षा और तैयारियों के बाद आती है होलिका दहन की रात, जब पूर्णिमा का पूरा चांद अपनी अनुपम आभा के साथ आसमान पर आलोकित हो उठता है। तब गेहूं के नए फसल के आगमन की खुशी के साथ पवित्र देवताओं की प्रसन्नता के लिए उनका स्मरण कर परंपरागत पूजन के साथ होलिका दहन के कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। पवित्र शुभकामनाओं के साथ होलिका अग्निदेव को समर्पित कर दी जाती है। थारू समाज अपने कर्मकांडों के साथ वर्ष भर की सुख समृद्धि की कामना लिए इस कार्यक्रम में बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं। महीनों की तैयारियों का अगला और अंतिम पड़ाव होता है
कार्यक्रम रंग होली का। लोग सुबह से ही अबीर, गुलाल तथा विभिन्न रंगों को लेकर होली खेलने निकल पड़ते हैं। अलग अलग टोलियों में बेहद उमंग और उत्साह के साथ होली खेलते हैं। कहीं बच्चे पिचकारियों के साथ, तो कहीं महिलाएं अपने सखियों के साथ, तो कहीं पुरुष अपने मित्रों के साथ सतरंगी रंगों में सराबोर होकर होली के आनंद में डूबे नजर आते हैं। ये लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, गले मिलते हैं और एक दूसरे को होली की मुबारकबाद देते हैं। आज किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, किसी के साथ कोई मनमुटाव नहीं। चारों तरफ अगर कुछ है तो वो है सिर्फ प्यार ही प्यार।